अनूपपुर जिले के कोतमा कॉलोनी में अमर शहीद मदन मोहन सिंह के मूर्ति अनावरण के दिन कार्यक्रम का संचालन के दौरान कॉमरेड अमरजीत कौर जन नायिका एवं राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस नई दिल्ली आरएसएस प्रधानमंत्री टीम को मंच पर जमकर धो डाला। मोदी टीम को इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। आप यहाँ गिना रहे थे कि बहनों का 1500 रुपए छीन लिया मध्य प्रदेश की सरकार ने। बैठी है हमारी आंगनवाड़ी की बहनें, वो सभी की सभी वेलफेयर स्कीम्स को खत्म करना चाहते हैं। वो आंगनवाड़ी हो, आशा वर्कर्स की हो, मिड डे मील वर्कर्स की हो, इन सभी वेलफेयर स्कीम्स को वो बोझा मानते हैं। का माहौल हो सकता है भविष्य में। एक रिपोर्ट आई थी पिछले साल, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वो रिपोर्ट पेश हुई थी। हिंदुस्तान की सरकार ने एक बार भी नहीं कहा कि वो रिपोर्ट गलत है, और अब फिर से उस इंटरनेशनल बॉडी की तरफ से ऑक्सफैम से रिपोर्ट आई है, और इस बार भी ये सरकार एक बार भी नहीं बोली कि जो उसमें कहा है गलत है। क्या है इन रिपोर्टों में, उसको जानना आज जरूरी है हमारे लिए। पिछली रिपोर्ट ने ये कहा कि हिंदुस्तान की कुल जो धन दौलत है उसका 22% हिस्सा हिंदुस्तान की ऊपर की जो 1% जनता है, करोड़ोंपति, अरबोंपति, खरबोंपति, उसके हिस्से जाती है, और जो नीचे की 50% गरीब जनता है उसके हिस्से में 13% आता है। 50% जनता के पास 13%, और ऊपर की 1% अमीरों की टोली के पास इस देश की कुल धन दौलत के 22%। इस बार की रिपोर्ट क्या कह रही है? इस बार की रिपोर्ट ये कह रही है कि जो ऊपर के 1% अमीर थे उनकी धन दौलत बढ़ के कुल धन दौलत में जो 22% हिस्सा था वो अब 40.5% हो गया है, और जो नीचे की 50% गरीब जनता है बॉटम से, वो 50% लोगों के पास जो 13% हिस्सा था वो अब घट करके केवल 3% है। मैं पूछती हूं मिस्टर नरेंद्र मोदी और उसकी टीम से, जवाब दें ये सच है कि गलत है। सरकारी आंकड़ों के बीच से निकाले हुए आंकड़े हैं जिनको बताया गया है। और इतना ही नहीं, अगर इसका पूरी छानबीन की जाए तो तस्वीर बहुत घिनौनी है। हमारे देश में 19 करोड़ भूखों की गिनती में आते थे। उस रिपोर्ट के मुताबिक अब वो 35 करोड़ हो गए हैं, और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामे में ये बताया कि बच्चे बहुत मर रहे हैं छोटी उम्र के। तो सरकार का खुद का हलफनामा है कि 65% बच्चे जो मर रहे हैं कुपोषण से मर रहे हैं, उनके माँ बाप उनको खाना नहीं खिला पा रहे हैं। मिलेगा पेंशन की तो बातें दूर दूर तक वो सपना नहीं ले सकते। तो वो जो हमारी बहुमत जनता है उनके बच्चे तो कुपोषित ही होंगे ना। तो मदन सिंह किसके लिए लड़े थे? उन्हीं गरीब गुरबा के लिए लड़े थे जिनकी कोई सुनवाई नहीं थी, और संघर्षों से, यूनियनिज्म से और संघर्षों से ही पब्लिक सेक्टर लेने के बाद कम से कम एक हिस्सा एम्प्लॉइज का, वर्कर्स का अच्छी जिंदगी बिता रहा है। एक साथी ने यहां दावा किया कि सभी पब्लिक सेक्टर में अगर बेहतरीन सेवाएं हैं तो हमारे कोल सेक्टर में है। वो किस वजह से है? वैसे नेताओं के। लेकिन क्या हम फिर वापस वहीं जाना चाहेंगे जिस हालात में थे, जिस हालात में आज हमारा ठेका मजदूर पिस रहा है, दिहाड़ीदार मजदूर पिस रहा है, आउटसोर्स कर्मचारी पिस रहा है, रोज कमाने वाला, रोज खाने वाला पिस रहा है, छोटा मोटा काम धंधा करने वाला, खोमचे वाला, रिक्शा चलाने वाला, वो सब पिस रहा है। क्या उस हालात में हमारे कोल सेक्टर के एम्प्लॉइज जाना चाहेंगे? कभी नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि जिंदगी तो आगे को बढ़ती है, पीछे को हम क्यों देखेंगे? पीछे हम देखेंगे ये सबक लेने के लिए कि हम अपने को पीछे नहीं धकेलने देंगे किसी को। हम डट के रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो पीछे छूट गए हैं उनके लिए भी हम संघर्ष करेंगे।
सरकार बोलती है इकोनॉमी बहुत अच्छी है, बल्ले बल्ले हो रही है, सब कुछ चंगा है। क्या चंगा है जी, बताइए हमें। अगर सब कुछ अच्छा है तो आपका क्राइम ब्यूरो ये रिपोर्ट क्यों दे रहा है कि इस देश के अंदर आत्महत्या करने वालों में 25% इस देश के दिहाड़ीदार मजदूर हैं। उसका मायने क्या है? ये सरकार, ये आंकड़ा तो सरकार का है ना, क्राइम ब्यूरो का है। मैं एटक दफ्तर से नहीं लेकर के आई, ये आंकड़ा सरकार का आंकड़ा है। वो दिहाड़ीदार मजदूर क्यों आत्महत्या कर रहा है? क्योंकि पूरा महीना उसको काम नहीं मिलता है, कभी 10 दिन कभी 5 दिन काम मिलता है, और वह मजदूर अपने घर के लोगों की भूख नहीं देख सकता, अपने बच्चों की बदहाली नहीं देख सकता। पर क्या आत्महत्या रास्ता है? नहीं है। हमें आज उसी के साथ ही कहते हैं, अरे मैदान में उतरो ना, लड़ो, लड़ाई में मारे जाओगे, शहीद हो जाओ, लेकिन अपने परिवार के लिए आत्महत्या करके कोई तोहमत मत लगाओ उन पे। ये बात हम किसानों से भी कहते थे कि आत्महत्या रास्ता नहीं होता, सड़कों पे उतरो, संघर्ष करो और सरकारों को चुनौती दो। और चुनौती दी उन्होंने, 13 महीने बैठ के चुनौती दी ना, दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ के। इसलिए आत्महत्या रास्ता नहीं है, लेकिन ये जो फैक्ट्स हैं सरकार के आंकड़ों से निकलते हैं, ये अर्थतंत्र की असली हालत बताते हैं। इस देश की कुल 57 करोड़ के करीब लेबर फोर्स है। उस 57 करोड़ में से मुश्किल से 6-7 करोड़ श्रमिक हैं, जिनको श्रम कानूनों का पूरा प्रश्रय है, जिनको आप संगठित क्षेत्र कह सकते हो, जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय, केंद्र के, राज्य के, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज और बड़ा प्राइवेट सेक्टर, वो जो ऑर्गेनाइज्ड है, यहाँ जो रजिस्टर्ड होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। बाकी सारा मजदूर 50 करोड़ के करीब मिनिमम वेज के लिए तड़प रहा है, पेंशन उसके लिए सपना है, घर की जरूरतें पूरी नहीं होती, शिक्षा महंगी हो रही है, उसके लिए शिक्षा एक सपना होते चली जा रही है। जिस तरीके से शिक्षा के खर्चे बढ़ाए जा रहे हैं, स्वास्थ्य एक मुश्किल है उनके लिए है, उसमें दिहाड़ीदार, ठेका मजदूर, आउटसोर्स मजदूर, स्वतः रोजगार सब शामिल है। इनके साथ परिवार हैं, उन सब परिवारों को जोड़ दीजिए तो हम किसकी बात कर रहे हैं? 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों की हम बात कर रहे हैं। आज जो उनकी हालत है इस वक्त, ऐसी परिस्थितियों में इस सरकार ने वायदा तो किया था हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे, तो अभी तक 9 साल होने वाले हैं, 18 करोड़ रोजगार पैदा हो जाने चाहिए थे, लेकिन रोजगार पैदा नहीं हुए, रोजगार छीने गए हैं। इवन कोरोना में जो लोग शहरों से गांव चले गए थे, उनमें से सबको वापस आके नौकरियां नहीं मिली हैं, और जिनको मिली हैं उनको वेतन काट के मिली हैं, कमती पे मिली है। दिल्ली की बगल में गुड़गांव है, वहां से नौजवान बच्चे आते हैं मेरे पास और वो बोलते हैं वहां तो बहुत सी विदेशी देशों की कंपनियां भी काम कर रही हैं, मारुति भी है वहां पर, होंडा भी है वहां, जापानी कंपनियां भी बहुत हैं, जर्मन कंपनियां हैं, हाईली टेक्निकलिटी को सीखा हुआ, टेक्नोलॉजी ट्रेंड बच्चे काम कर रहे हैं, यंगस्टर वहां पर, पॉलिटेक्निक, ITI ट्रेंड इंजीनियर। क्या हालत है उनकी? वो आके हमें बताते हैं कोरोना से पहले हमें 20,000 25,000 मिलता था, जब हम लौट के आए हैं तो मालिकों ने कह दिया 10,000 पे काम करते हो तो ज्वाइनिंग देंगे, नहीं तो ज्वाइनिंग नहीं देंगे। लोगों की वेज कम हो गई है, महंगाई ऊपर चढ़ गई है, तो महंगाई बढ़ रही है, वेतन कम हो रहे हैं, रोजगार छिन रहे हैं। और जहां तक हमारी महिलाओं का प्रश्न है, महिलाओं में से आधी प्रतिशत भी, और हमारे ही लीडर्स के ऊपर केस ठोक दिए गए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि इन अरबपतियों, खरबपतियों, इनकी कंपनियों, इनके कॉरपोरेट घरानों के
तुमने बता दिया कि कौन किसके ऊपर कितना पैसा अभी सरकारी बैंकों का बाकी है, जिनको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं। तो इस देश के अंदर धन दौलत पैदा करने वाले लोगों को कहा गया कि तुम निकम्मे हो, तुम टैक्स पेयर की मनी से पैसा मांगते हो, कहते हो सस्ती शिक्षा दो, सस्ता इलाज दो, सस्ता पानी दो, सस्ती बिजली दो, हमें मिनिमम वेज दो और सभी को पेंशन दो, हर व्यक्ति को पेंशन दो। 10% हैं अरबोपति खरबोपति, अमीर घराने संभ्रांत, वो जीएसटी का कितना पैसा देते हैं? 3%। और नीचे का 50% गरीब गुरबा, जिसके हिस्से देश की कुल जनता का 3% आता है कुल धन दौलत का, वो कितना देता है? 64.5%। तो टैक्स पेयर कौन है? तुम हमारे देश के गरीब का मजाक उड़ाते हो, हमारे मजदूरों का मजाक उड़ाते हो। और एक भिखारी भी बाजार से सामान खरीदता है तो वो जीएसटी पे कर रहा होता है। और जो ऊपर के पूंजीपति हैं, इन कॉरपोरेट घरानों का कोरोना महामारी के पीरियड में मिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार ने 30% टैक्स इनके ऊपर होता था, वो 22% कर दिया। एक ही झटके के अंदर सरकार का जो रेवेन्यू है उसको 1.84 लाख करोड़ का घाटा हुआ, ये सरकार ने बताया। और अभी भी उनका टैक्स नहीं बढ़ाया गया है, वो वही का वही है जो घटाया था। वेल्थ टैक्स 5% था, वो नरेंद्र मोदी की सरकार फिनिश कर चुकी है। और इसलिए इन्होंने उनकी मदद में सब कुछ किया। आप तो जानते हो ना, कोविड महामारी में जब सब तड़प रहे थे तो सरकार ने कहा था हम आपदा को अवसर में बदलेंगे। उन्होंने आपदा को अवसर में बदला, अपने वास्ते, अपने मित्रों के वास्ते। और नतीजे के तौर पे मैं फिर सरकारी आंकड़े ही आपको बताती हूं। ये जानना जरूरी है क्योंकि आम गरीब गुरबा भी समझ रहा है कि टीवी चैनल इन्होंने खरीद लिए, वो गरीब गुरबा नहीं जानता। पर उन टीवी चैनलों को देख के वो ये समझता है कि मैं ही शायद ज्यादती कर रहा हूं, पैसे मांग रहा हूं। धन दौलत पैदा करने वाले तो अडानी अंबानी, जो धन दौलत को लूट रहे हैं, हिंदुस्तान की सरकार उनको धन दौलत पैदा करने वाला बोलती है। और जो टैक्स दे रहे हैं उनको कह रही है कि तुम टैक्स नहीं देते हो, तुम इतनी मांगे क्यों रखते हो। ये सच नहीं है। आम जनमानस के बीच में उन सच्चाइयों को ले जाने का काम किसका है? ट्रेड यूनियंस का है, एआईटीयूसी का है, हमारे कारकुनों का है, हमारे लीडर्स और मेंबर्स का है। उसको ले जाना जरूरी है। इसलिए मैं आपके बीच में रख रही हूं। 4 घंटे के नोटिस पे दिया इन्होंने लॉकडाउन का फैसला। आदत है प्राइम मिनिस्टर की रात के अंधेरे में आना 8 बजे और घोषणा कर देना, और देश की जनता पे जो मर्जी असर हो परवाह नहीं करना। यह दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इवन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने भी अपनी करेंसी को निरस्त नहीं किया था, रूस ने भी नहीं किया था। बहुत बड़े बड़े हालात में भी देश ने भी कई युद्ध देखे पड़ोसियों के साथ, कभी किसी सरकार ने ये नहीं किया। यहां तो कोई युद्ध नहीं चल रहा था। मिस्टर नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी किया और उस नोटबंदी में ऑलमोस्ट 1/3 छोटा सेक्टर मर गया। छोटा व्यापार और छोटा सेक्टर एमएसएमई जिसको बोलते हैं, वो मर गया। तो मरा कौन? उनके साथ साथ हमारे गरीब गुरबा मजदूर की जो रोजी रोटी थी वो फिनिश हुई। इसी तरीके से अचानक जीएसटी रात के अंधेरे में आके अनाउंस करते हैं तो बर्बाद होते हुए व्यापार को, बिजनेस को एक कील और ठोक दिया जख्मी पीठ पे। और फिर अपने ही देश की इकोनॉमी जो बुरे हालत में थी पहले से ही, कोरोना काल से पहले ही 4 घंटे का समय देके जिस ढंग से लॉकडाउन घोषित किया गया, तो
देश की इकोनॉमी को ठप करने का धंधा किया। खुद एमएसएमई को चलाने वाले मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने बताया 1/3 उनका छोटा उद्योग, माइक्रो मीडियम स्मॉल इंडस्ट्रीज कभी जिंदा नहीं हो सकती दोबारा। 1/3 जो शुरू हुई पूरा बिजनेस नहीं कर पाई, केवल 1/3 थोड़ा बिजनेस कर पाए। इस सारी स्थिति से हम क्या समझते हैं? देखिए, ट्रेड यूनियन आंदोलन ने बहुत पॉलिटिकल लीडर्स पैदा किए हैं, तो इसके ट्रेड यूनियंस में से जो मैदान में उतरना चाहेगा तो एज ट्रेड यूनियन हम उनके साथ सपोर्ट में उतरेंगे। और ये भी मैं कहूँ कि AITUC ने ज़्यादातर लेफ़्ट लीडर्स पैदा किए हैं। उसकी कारण है कि ट्रेड यूनियन वर्किंग क्लास पॉलिटिक्स करती है और लेफ़्ट वर्किंग क्लास पॉलिटिक्स की बात करता है। तो वर्किंग क्लास पॉलिटिक्स में काम करने वाले ट्रेड यूनियंस भी ऑर्गेनाइज करने आते हैं, ये इतिहास रहा है। और ट्रेड यूनियंस में से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में सीधा जा कर के दखल देना चाहता है तो वो लेफ़्ट पॉलिटिक्स में जाते हैं, तो सपोर्ट करेगी। AITUC के लिए कुछ नया नहीं होगा। हमारे संविधान के मुताबिक हम पॉलिटिकल डिसीज़न भी लेते हैं और उस पॉलिटिकल डिसीज़न में हम डिसाइड कर सकते हैं कि किन किन कैंडिडेट्स को हम सपोर्ट करेंगे। हम सपोर्ट करेंगे लेफ्ट कैंडिडेट्स को। जिस आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें यदि आपके कैंडिडेट जीत के आते हैं तो क्या आप यहाँ की जो युवा वर्ग है या यहाँ की जो वृद्धा वर्ग है, क्या तैयारियाँ होंगी, किस तरह की क्या व्यवस्थाएँ होंगी, क्या उनके लिए आप कोई योजना लेके आएंगे, ऐसा कुछ आपका? देखिए, हम तो समझते हैं कि जो मनरेगा है उसको मजबूत करना चाहिए। 100 दिन की बजाय 200 दिन का काम होना चाहिए। उनकी दिहाड़ी भी बढ़ा के 700 तक करनी चाहिए, अभी 202 है। इसी तरीके से अर्बन एरिया में हम एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम चाहेंगे। तो अर्बन एरिया में भी अगर हो जाए तो अर्बन एरिया में भी बहुत यूथ है जिसको रोज़गार किसी किस्म का नहीं है, तो उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। उसके अलावा जितनी वेलफेयर स्कीम्स हैं उनकी सुरक्षा की जाएगी। ये सरकार वेलफेयर स्कीम्स को ठप कर रही है। तो वेलफेयर स्टेट थी हिंदुस्तान, उस वेलफेयर स्टेट को भी नहीं रहने देना चाहती। प्रियम्बल हिंदुस्तान का कहता है कि ये सोशलिस्ट स्टेट बननी चाहिए, डेमोक्रेटिक सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनाना है। तो सोशलिज्म तो अभी बहुत दूर की बात है। ये वेलफेयर स्टेट थी, उस वेलफेयर स्टेट को भी मोदी सरकार ठप कर रही है और जहाँ जहाँ बीजेपी का राज है वो ठप कर रहे हैं। तो हम उन वेलफेयर स्कीम्स को ज़िंदा ही नहीं रखेंगे, उनको मजबूत करेंगे और बल्कि लोगों के अधिकार होना चाहिए। जैसे मनरेगा का कानून जो आया, कहा सही, ये विकास यात्रा नहीं विनाश यात्रा है और साथ में जनता समझ रही है, इसीलिए कुर्सियां खाली होती। ये भारतीय जनता पार्टी के विनाश की यात्रा है और आप देख लीजिएगा कि यही होगा।